नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। आप सभी का स्वागत है। आज 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव जीतने के लिए खूब दम लगाया, तो वहीं असम, केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव में जीत के लिए पार्टियों ने जमकर जोर आजमाइश की। हालांकि कई राज्यों के नतीजे तो वैसे ही आ रहे हैं जैसा कि एग्जिट पोल में संकेत मिल रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की नंदीग्राम में हार आज एक बड़ी खबर तो बनी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। पश्चिम बंगाल के साथ ही बाकी राज्यों में कैसा रहा पार्टियों का प्रदर्शन, किस पार्टी को चुनाव में जीत मिली और किस पार्टी को मिली हार, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दीदी में दम, बंगाल में टीएमसी बम बम। ममता माई फिर बंगाल, वाह दीदी शानदार बेमिसाल। टीएमसी 200 के पार, तीसरी बार ममता सरकार। बीजेपी की बंगाल में हार, असम पुडुचेरी में जय जयकार। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, स्टालिन का दिल गार्डन गार्डन। केरल में एलडीएफ की वापसी, कांग्रेस को कब मिलेगी खुशी। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल के साथ ही आज पुडुचेरी में मतगणना जारी है। लेकिन सुबह से ही सबकी नजरें पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर टिकी हैं, जहां रुझानों के अनुसार एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है, तो वहीं नंदीग्राम में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ही हरा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कांटे के मुकाबले में पराजित किया। तो वहीं असम में सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने खेला कर दिया और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बंगाल में आज उसी का जश्न नाचते गाते और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मना रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। बंगाल के 294 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बहुमत के लिए 147 सीटों की जरूरत है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सूबे में न केवल एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है, बल्कि 200 का आंकड़ा पार करते हुए पिछले विधानसभा में जीते हुए 211 सीट के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दरअसल ममता बनर्जी ने जहां पार्टी को सूबे में एक बार फिर से विजयश्री का स्वाद चखने का मौका दिया, तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। शुभेंदु ने ममता को 1622 वोटों से हराया। हालांकि इस हार के बाद ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी ने नंदीग्राम में हराया है और वो नतीजे के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में 2 मई ममता गई का नारा लगाने वाली बीजेपी ने भले ही 2016 में मिली 3 सीटों से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन रुझानों में हार की ओर बढ़ रही बीजेपी 100 के आंकड़े को छूने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चैटर्जी जैसे बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों से पीछे चल रहे हैं। बंगाल के बाद अब असम का भी हाल जान लीजिए, जहां एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में शुरुआती 2 घंटे के रुझान में बीजेपी गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 68 सीटों पर पहुंच गई। असम में बीजेपी को करीब 80 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं रुझान के हिसाब से कांग्रेस गठबंधन 50 के करीब सीट जीत सकती है।
मतलब साफ है कि असम में सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर से जीत का परचम लहराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ वन इंडिया। तो आज दिन भर सबकी निगाहें टिकी हुई थी पश्चिम बंगाल में कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर थी। खासकर ममता बनर्जी की अगर बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी अकेले ही लगातार चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार कर रही थी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगे हुए थे। खासकर प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और संसाधन और बड़े बड़े नेता लगातार मैदान में जुटे हुए थे और यही नारा दिया जा रहा था कि इस बार हर हाल में ममता दीदी को विदाई देनी है। लेकिन आपको बता दें कि एक नारा जो बहुत ही फेमस हुआ था और वो था खेला होवे, यानी टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से यह नारा दिया गया था। लेकिन उसी के विपरीत बीजेपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि खेला खत्म हो गया। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। राघवेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सोमित घोष जो कि टीएमसी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि इतने बड़े संसाधन, बड़े बड़े लोग जो लगातार पार्टी वहां पर पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती तक लास्ट में आए और रैली और शो करने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी खेला खत्म नहीं कर पाए, क्या वजह रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है पूरी ऊर्जा और ताकत से चुनाव लड़ती है। ये हमारा तरीका है चुनाव। हमारा इतना बड़ा संगठन है, वार्ड से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ते हैं, विचारधारा के साथ। हमारी विचारधारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हम लोग उससे कहीं समझौता नहीं करते हैं। देखिए, हमारी सरकार आसाम में भी बनी है, पुडुचेरी में भी बनी है, और पश्चिम बंगाल में हमारा जो है 11 सीटें आई हैं। और किसी समय हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था 10% था और 38% इस समय हो गया है। हमारी यहाँ अपेक्षाकृत सीटें नहीं आई है, सरकार से हम दूर रहे हैं, लेकिन हम संतोषजनक परिणाम आया है। हमारी जो है स्थिति बहुत अच्छी वहां पर है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का हम लोग निर्वाह करेंगे। लोकतंत्र जनता जनार्दन होती है श्रीमान जी। तो लेकिन जनता जनार्दन के सामने हम लोग नतमस्तक हैं। लेकिन फोकस तो पश्चिम बंगाल ही था ना राघवेंद्र सिंह जी। भले 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फोकस कहीं था तो वो पश्चिम बंगाल, और पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि हर हाल में जीतना है। नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, निष्ठा कहेंगे। हम लोग जो है कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ही लड़ते हैं और विचारधारा के साथ लड़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, अब ये टीएमसी को देखिए, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के विरोध में चुनाव लड़ा रही है, आसाम में उसके साथ चुनाव लड़ा रही है। कैसा इनका गठबंधन है? अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल में जाते हैं प्रचार करने, जहां उनकी एक जरा सा कोई वोटिंग परसेंटेज नहीं है। देखिए, ये सब लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में परिदृश्य है, लेफ्ट बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी रह गई है, और जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसका हम लोग सर आंखों पर उसका स्वागत करते हैं, उसकी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करें। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रमेश ठाकुर जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित घोष, हम आपके पास आना चाहेंगे। सुमित, आपकी नेता हार गई हैं, क्या नया नेता का चुनाव होगा या फिर वही रहेंगी? मुद्दा बंग की हर एक जनता ने मैंडेट दे दिया है। जो दीदी ने कहा है, दीदी इज मिनिस्टर, नो देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। और मैं पहले तो बंगाल के हर एक जनता को थ्रू आउट द चैनल हम धन्यवाद जनाना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं। ये उनकी ही जीत है, बंगाल की जनता का जीत है। बंगाल की जनता ने जिताया है बंगाल की खुद की बेटी को, बंगाल की घर की बेटी को। और ये फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 220 से ज्यादा सीट पे हम अभी तक आगे हैं। अगर कोई एक सीट पे उस पे 3 साढ़े 3 बजे तो हमारा लीड आ गया था, अभी पता नहीं इसी क्या सर्वर डाउन हो गया अचानक, और उसके बाद अभी डेटा आ रहा है शुभेंदु अधिकारी। और मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो लास्ट डेटा दिया गया है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इस पे रीपोलिंग होगा या नहीं होगा, रिटर्निंग ऑफिसर। तो आई डोंट थिंक कि अभी ये इस पे कोई चर्चा करना चाहिए कि वहां पर कोई जीता है कोई हारा है, क्योंकि ये यहाँ पर शायद रीपोलिंग होगा। टीएमसी की तरफ से रीपोलिंग की बात कही गई है,
इसी को अब देखना है, लेकिन हम वी आर वेरी मच हैप्पी विद दिस रिजल्ट जी एंड बिल्कुल दीदी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। जी। रमेश ठाकुर जी, ईमानदारी पूर्वक बताइए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुद्दों को लेकर बात शुरू हुई थी, वो अचानक से जनता के जो मुद्दे हैं वो गायब हो गए और सिर्फ वहां बच गया आरोप और प्रत्यारोप, सभी मंच से सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाना, और इस प्रचार प्रसार में बहुत ही छोटे छोटे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। क्या हावी रहा वहां पर? नुमाइंदे तो है नहीं जो हम लोग ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, हम तो ईमानदारी से बोलेंगे। जी शुरुआत से आपके चैनल पे भी हम बोलते रहे, मुद्दे तो नहीं रहे इस चुनावों में। पूरे पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय जो मुद्दे थे वो बिल्कुल नदारद रहे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी चुनाव में जाती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, किसी तरह के भी चुनाव होते, वो कभी कुछ सालों से 7-8 सालों से इनकी एक तरीका बदला है। ये लोग राष्ट्र के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जमीनी मुद्दे छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है अगर ये फेलियर, अगर यहाँ पे इस तरह का इनके पास इतनी सीटें जो आई हैं, तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है हारने का कारण कि ये लोग उन चीजों को बारीकी से पकड़ नहीं पाए जो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती थी। बहरहाल 3 से अगर आप 80, 83, 85 तक भी चले जाते हो तो ये भी आंकड़ा मुझे लग रहा कोई गलत नहीं है। आप विपक्ष में पूरी तरीके से एक दमखम के साथ में आए हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास होने के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है, अगर जनादेश जब आपको मिलता है, टीएमसी को जनादेश मिला है, प्रचंड बहुमत वहां से मिला है, उसके बाद में ये बीजेपी के कार्यालय को फूंकना, लोगों को प्रताड़ित करना, मुझे लग रहा है ये जनादेश का अपमान है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जिसने भी आपको, जैसे भी जिस तरीके से आपकी जीत हुई है, आप उसको सर माथे पे लगा के विकास के कार्यों में फिर आगे बढ़ जाओ। बीच में क्या हुआ, चुनाव में आपके ऊपर प्राचुर करे, आपके ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, मुझे लग रहा है चुनाव रिजल्ट के बाद में ये चीजें सब खत्म हो जानी चाहिए। अब आपसे जनता ने, अब जब आपको प्रचंड बहुमत दिया है, जनता ने जब आपको इतना सब कुछ दे दिया है, तो मुझे लग रहा उन जनता की आकांक्षाओं को आपको पूरा करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बातें हैं, एक इसमें ट्वीट और आ गया कि पश्चिम बंगाल की जो सबसे बड़े जिनके नाम से चुनाव लड़ा गया, ममता बनर्जी के नाम से, वो नंदीग्राम से अभी मुझे लग रहा है 5-4 बजे तक तो ये हो रहा था, सारे चैनल में डिक्लेयर कर दिया था कि ममता बनर्जी वहां ज्यादा नहीं, कमी मार्जिनों से वहां जीत गई है। लेकिन फिर ऐसी खबर आती है कि वो हार गई। अब ये हार मुझे लग रहा है ममता बनर्जी को आसानी से पचेगी नहीं। जब भी उनके अभी प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि रीपोलिंग होगी। अक्सर बड़े नेताओं के साथ में ऐसा होता है, जब बड़े नेता जब कोई हार जाते हैं या कुछ भी होता है तो दोबारा से रीपोलिंग होती है। हमें याद होना चाहिए जिस समय ये 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मेनका गांधी कुआं से, उत्तर प्रदेश की सीट है, वहां से वो सीट वो लड़ रही थी। जब डिक्लेयर हो गई थी कि वो हार गई, लेकिन हारने के बाद में जब रीपोलिंग होती है तो वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा देती है, खुद जीत जाती है। मुझे लग रहा हो सकता है ऐसा भी कोई चमत्कार यहाँ पे हो पाए, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद लगती नहीं है। 1600 या 1900 सीटों से हारा हुआ दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल पोजीशन रही होगी। और आगे की स्थिति क्या है, अब पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ नहीं पता होता। राघवन सिंह जी, अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है, ठीक है, हम सुमित घोष से भी इस पर जवाब लेंगे कि आखिरकार जीत के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया गया, हालांकि बार बार मना किया गया है, लेकिन जश्न मनाने के साथ साथ कई जगहों पर हमले भी हुए हैं, आगजनी भी की गई है, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन राघवन सिंह जी, सबसे पहले कि जिस तरीके से वहाँ पर स्थानीय मुद्दे को लेकर लगातार जनता जो है वो चाहती थी कि उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो। देखिए, आपकी उपलब्धि है, हालांकि दावे 200 सीटों की जाती थी, लेकिन जो आपकी उपलब्धि है, 3 से आप 84-85 तक पहुंचे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है जो आंकड़े हम आपको बता सकें, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा में भी आपको बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली थी और आपने जिस तरीके से मेहनत किया, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए तो बिल्कुल ही शून्य हो गया वहाँ सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद क्या वहाँ पर फैक्टर रहा जो आप पिछड़ गए? देखिए, चुनाव हो गए हैं, संभवतः टीएमसी की सरकार बन गई है, तो ईमानदारी से बात होनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मुख्यमंत्री के रूप में हम प्रमोट कर सकें। तो ममता बनर्जी ऐसा चेहरा थी, टीएमसी के पास लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बहुत ही ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। वहां पर जो हमारा निचली जो संगठन था वो उतना मजबूत नहीं था जितना टीएमसी का था। देखिए, जाहिर है टीएमसी जो है अराजकता करती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हत्याएं करी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने चुनाव पीरियड में भी कहा
कि ये जो है जो हमारे साथ नहीं है उनको हम देख लेंगे। उसकी हम लोगों ने भर्त्सना भी की और आज की घटना है वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग भी लगा दी जी। गई। देखिए, लोकतंत्र में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लोकतंत्र को अपमानित करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ी, जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया, हम लोग विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और उसमें उसकी सशक्त भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन टीएमसी को भी ये सोचना चाहिए, ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए कि अब ये हम पूरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, किसी प्रकार की अराजकता या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी इस प्रकार की महिला है नहीं। उनका जो इतिहास देख लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक एक करके हत्याएं कराई, किस तरीके से अराजकता की, जग जाहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी से खड़ी रहेगी, पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ईमानदारी से खड़ी रहेगी। देखिए, अब वो मुख्यमंत्री की भूमिका में है और वो उस प्रकार की अराजकता नहीं चलेगी जैसे अब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चलती थी। जी, यानी कुल मिलाकर आपके पास संगठन भी है, संसाधन भी है, लोग भी हैं, टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता को टूटकर आपके पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन चेहरा का बड़ा अभाव रहा और हार की ये भी एक बहुत बड़ी कारण हो सकती है। निश्चित रूप से ये बात स्वीकार कर रहे हैं जो ममता बनर्जी है लगातार 2 बार की मुख्यमंत्री थी, तो एक स्थापित चेहरा तो था ही। मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको मुख्यमंत्री के रूप में, इसका भी हमको कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ा है। जी, सुमित घोष, चलिए बहुत बधाई, जीत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अराजकता वहां पर शुरू हुई है ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अगर कोई है, हम तो कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, टीएमसी कभी कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। अभी टीएमसी के लिए फास्ट प्रायोरिटी में हमारी जो सरकार बनेगा और हम ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस वर्क टू सर्व द कोविड पॉजिटिव पेशेंट। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम लोग कोई विजय मिছিল नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत हमने सेलिब्रेट किया है 3-4 लोग मिलकर। इसके बावजूद टोटल पार्टी का ऑर्डर है, देयर इज नो विजय मिছিল होगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा दैट इज कोविड। जो कोविड सिचुएशन अभी बंगाल में है, ये सिचुएशन को ठीक करना हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। नहीं, ये तो आपने शाम में जी, ये तो ममता बनर्जी जब पत्रकारों से बात कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, तब उन्होंने ये बात कही, लेकिन सुबह से तो वहां पर कोविड गाइडलाइंस का धज्जियां उड़ाई जा रही थी। नहीं, कोविड गाइडलाइंस के धज्जियां अगर कोई भी उड़ा रहे हैं तो ये पुलिस को देखना चाहिए, इसी को देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता नहीं, ये लोकल वर्कर है जो उत्साहित है, जो दीदी को प्यार करता है, जो बीजेपी का प्रवक्ता भी अभी कहा है अभी कि ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है, टीएमसी को छोड़ दीजिए, टीएमसी का सपोर्टर्स, टीएमसी का वोटर्स तो छोड़ दीजिए, सिर्फ टीएमसी सपोर्टर्स से तो इतना 210-220 सीट नहीं मिलता है ना। आम नागरिक में ममता बनर्जी का एक अलग सी फैन बेस है, तो अगर वो सड़कों पे आ जाए, वो सड़कों पे आके अपना सेलिब्रेट करे, तो ये शायद पुलिस को देखना चाहिए, पुलिस जो ईसीआई के कंट्रोल में है उसको देखना चाहिए, हमको ये मानना है। लेकिन हम जो हमारा नेत्री ये कहा है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा यही है कि कोविड सिचुएशन को कंट्रोल करना है, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट एजेंडा है। टू स्टार्ट एज सुन एज मोस्ट ऑफ टेस्टिंग का बढ़ाना है, सीट्स बढ़ाना है, बेड बढ़ाना है, कोविड बेड, ये सब हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है अभी। जी, रमेश ठाकुर जी, व्हील चेयर से प्रचार करना ममता बनर्जी जी का, क्या ये फायदा कर गया? इसमें कोई दो राय नहीं, सहानुभूति उनको मिली है। जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, पैर में फ्रैक्चर हुआ, पट्टी मरम हुआ, उसके बाद में मुझे लग रहा सहानुभूति तो इस चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रति रही है। अब देखो, बीजेपी की अगर थोड़ा सा देखें, बीजेपी की हार क्यों होती है, अगर सही से समीक्षा करें तो उसमें 2-3 कारण बहुत मुख्य सामने के निकल के आते हैं। जब 26 दिसंबर से पहले तक भाजपा की जो तैयारियां थी पश्चिम बंगाल को लेके बहुत बढ़िया थी, शानदार तैयारियां थी, लेकिन एक 26 तारीख ऐसी तारीख मुकर्रर है जब किसानों का मूवमेंट जब दिल्ली में शुरू होता है, उसके बाद में मुझे लग रहा स्थितियां पश्चिम बंगाल के लिए, भाजपा के लिए पूरी तरीके से बदल गई। अब वो चुनाव में जितने भी नेता, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे पूरे एक उनका कुनबा फिर वहां जाता है पश्चिम बंगाल में और लोगों से भाजपा को वोट ना देने के लिए अपील करता, मुझे लग रहा है ये भी फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया है जो ममता बनर्जी के पाले में गया है। और उसके बाद में
बीजेपी के लिए एक के बाद कुछ चीजें ऐसी होती गई जो उनके खिलाफ में चली गई। अब 8 चरण का चुनाव करवाया गया। इस बीच में कोविड का जब पीक है उसमें भी ये आरोप लगे कि इस समय चुनाव नहीं होने चाहिए थे, इतने चरण भी नहीं होने चाहिए था। तो मुझे लग रहा है इस चीज को टीएमसी ने बहुत अच्छी तरीके से भुनाया। अब पश्चिम बंगाल की जनता पहले से ये ठान बैठी थी कि हमें करना क्या है। हालांकि जिस तरीके से शोरगुल हुआ, जिस तरीके से ये प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया, मुझे लग रहा है हार के बाद इस समीक्षा जरूर करी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी कि इस कदर भी क्या हम लोगों को प्रचार करना चाहिए था। क्योंकि एक नुकसान इन्होंने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जब प्रचार करा था उसका भी रिजल्ट क्या आया था, क्योंकि जनता पूरी तरीके से केजरीवाल के पाले में चले गई। जितना भी हो हंगामा इन्होंने करा था, ढोल नगाड़े पीटे थे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वही तस्वीर इन्होंने पश्चिम बंगाल में करी। मुझे लग रहा है इसके बाद में ये लोग जरूर सोचेंगे कि ज्यादा प्रचार करने से हो सकता है ये चीजें उल्टी भी हो जाती हैं। तो मुझे लग रहा है समीक्षा जब होगी तो बीजेपी को 2-3 चीज जो कारण है वो बिल्कुल उनके ऊपर ये लोग मंथन करेंगे। बिल्कुल राघवन सिंह जी, ये एक बड़ा फैक्टर है और सही में देखा गया कि हर मंच से जिस तरीके से निजी हमले होते रहे और हर किसी के दिल में श्री राम बसते हैं। हम भी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और वहाँ से जिस प्रकार जय श्री राम के नारे लगते रहे, हालांकि टीएमसी के तरफ से ममता बनर्जी खुद भी चंडी का पाठ करते हुए नजर आई। क्या ये जो फैक्टर है वो जनता इसको बहुत ही मंथन कर रही थी गहरे भाव से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा है। हम लोग जो है राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे पहले रखते हैं और उसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दे भी रखते हैं। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय विषय भी रहे हैं, ऐसा नहीं है क्षेत्रीय विषयों पर हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की है। देखिए, हम लोगों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, उसका परिणाम दिया गया है। 3 सीटों से लगभग 85 सीटें हमारी आ गई हैं। यहाँ तक का जो सफर है वो कम नहीं होता है। हमारा 10% से लेकर वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में 38% जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम नहीं होता है। हाँ, ये संतोषजनक नहीं है, राजनीति में संतोष करना नहीं होना चाहिए। हमें जो है अगली सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से हम लोग ईमानदारी से दृढ़ संकल्पित थे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक रही है और आगे आने वाले समय में उसको पूरा कर लिया जाएगा। जी सुमित घोष, हर बार की तरह इस बार भी पोलराइजेशन का भी असर रहा, यानी पोलराइज जो पहले से भी किए जाते रहे हैं हर पार्टी के तरफ से जाति और धर्म के नाम पर, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला ये, और इसी का फायदा मिला आपको? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि अगर पोलराइजेशन होता तो एक्चुअली इन वेस्ट बंगाल अगर आपका डेमोक्रेसी देखेंगे तो देयर इज ओनली 100 and 110 सीट्स व्हिच इज टोटली माइनॉरिटी बेस्ड, बट टीएमसी हैज गेन्ड ऑलमोस्ट 220 सीट्स। सो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे हिंदू है, जो दलित है, जो मोतुआ है, जो राजवंशी है, जो आदिवासी है, वो भी टीएमसी के लिए वोट किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। झारग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी काफी अच्छा रिजल्ट किया था। एंड दिस एरिया इसे एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, एसटी कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी है। और आपको शायद पता होगा कि जेपी नड्डा साहब आए थे, अमित शाह भी आए थे, बहुत सारे बार आए थे और वो ट्राइबल के घर में गए थे अपना लॉन्च करने के लिए। लेकिन नतीजा जब आया सामने, झारग्राम में जो 4 सीट्स है वो 4 में से 4 ही टीएमसी को मिला है आज। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ बात नहीं है कि पोलराइजेशन हुआ है, सारे के सारे मुसलमान टीएमसी को दे दिया है, हिंदू बीजेपी को दे दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। एसटी ने टीएमसी के लिए वोट किया है, एससी ने टीएमसी के लिए वोट किया है, राजवंशी ने टीएमसी के लिए वोट किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में हर एक कम्युनिटी के लिए काम किया है, हर एक कम्युनिटी, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो, धर्म के आधार पे ममता बनर्जी काम नहीं करते। ममता बनर्जी हमेशा हर लोगों को अपने स्टेट की, अपने राज्य नागरिक, एक सिटीजन का जो हक होता है वो हक दिलाने के लिए काम करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की लगभग ज्यादा से ज्यादा जनता 294 सीट से 215 to 220, I think the result will be 220 after the total counting will be finished. 220 से ज्यादा हो जाएगा हमारा सीट। तो उतना सीट ऐसा नहीं मिलता है कि सब मुसलमान ने वोट किए, सब दलित ने वोट किया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पूरे
ये इसलिए हम कह रहे हैं, ये पोलराइजेशन की बातें हम इसलिए आप सबके सामने में ये मुद्दा हम उठाए हैं कि होता लगभग 70 के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मेन मुद्दे को छोड़कर लास्ट में धर्म और जाति पर ही निर्भर हो जाती है, और उसका असर देखने को भी मिलता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो बीजेपी जो लगातार 200 के पार के दावे कर रहे थे, फिलहाल बीजेपी 100 के भी आंकड़े पार नहीं कर पाई। वहीं टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिला है, पार्टी में टूट के बाद भी रणनीति जो है पूरे सही तरीके से, कारगर तरीके से काम आई है। टीएमसी को निजी हमलों से ज्यादा रणनीति पर फोकस किया गया। ये हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर टीएमसी के जीत के कारण क्या है, प्रशांत किशोर की जो प्लानिंग है वो भी काम आई है, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ 2 डिजिट यानी कि 2 नंबर के लिए ही मेहनत कर रही है और उससे ज्यादा बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी, और यही हुआ। 100 के नीचे ही बीजेपी रह गई है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत जो टिप्पणी है वो भी वहां पर एक फैक्टर बना। जोड़ तोड़ की राजनीति पर हद से ज्यादा भरोसा किया बीजेपी ने। एक बार आपको फिर से बता दें कि बंगाल में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ये बीजेपी के लोग अब स्वीकार भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी राघवेंद्र सिंह कह रहे थे कि हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। पीएम मोदी, शाह, योगी पर बीजेपी का निर्भर रहना, यानी बाहरी बनाम लोकल भी वहां पर एक मुद्दा हावी रहा। ऐसा कोई लोकल नेता नहीं था जो पूरे बढ़ चढ़ कर वहां पर ताकत के साथ मेहनत करते। और हमारे साथ लगातार राघवेंद्र सिंह जी भी बने हुए हैं और रमेश ठाकुर बने हुए हैं। रमेश, जहां तक पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी हर स्टेट में यह मुद्दा हावी हो जाता है। क्या पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी को इसका फायदा मिला है? नहीं, देखो, इसमें फायदा तो मिला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने कहा जिस तरीके से टीएमसी पूरी की पूरी टूट गई थी, जितने बड़े पहले सलाहकार जो ममता बनर्जी के होते थे उनको सबको एक एक करके भाजपा ने जोड़ा। मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा नुकसानदायक का कदम हुआ भाजपा को। भाजपा ने सोचा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता आ जाएंगे, बाकी दूसरे नेता आ जाएंगे, उनको टिकट दे देंगे और बाकी हमारे खाते में सीटें बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा जितने बड़े नेता से तोड़े थे वो अधिकतर हारे हैं, सबसे ज्यादा उनकी हार हुई है। क्योंकि देखो, जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती। जनता ये जरूर देखती है कि इस समय आखिरकार हो क्या रहा है। अब ये सहानुभूति जिस तरीके से टीएमसी के पास गई, ममता बनर्जी के पास गई, मुझे लग रहा ये उल्टा कदम भाजपा के लिए पड़ गया। और सबसे बड़ा देखो, इस जीत का अगर फैक्टर अगर हम देखें तो घोष साहब शायद मेरी बात से सहमत करेंगे। 2 समुदाय ऐसे हैं जिनका प्रचंड रूप से वोट मिला, एक मथुरा समुदाय और दूसरा माइनॉरिटी वोट। ये दोनों वोटर जो हैं, इन्होंने पहले मन बना लिया था कि हमें इस बार कहां जाना है। पश्चिम बंगाल से जुड़ती हुई जितनी भी, बांग्लादेश से जुड़ती हुई जितनी भी सीटें आती हैं 50-55 में, जिसमें मथुरा सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है, वो सीटें मुझे लग रहा इक्का दुक्का सीटें गई हैं जहां था, नहीं तो सारी की सारी टीमें जो सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में आई हैं। और दूसरा, माइनॉरिटी जितनी भी वोटर हैं, जितनी भी सीटें हैं, वो एक साथ पीरजादा की पार्टी को गई है। ओबीसी का फैक्टर भी ज्यादा काम नहीं कर पाया, वो भी उनकी जहां जहां उन्होंने कैंडिडेट खड़े करे हैं 4, 5, 7% ऐसे वोट पाए। तो मुझे लगा माइनॉरिटी जितना वोटर है वो भी सारा टीएमसी को मिला। तो ये 2 समुदाय ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रचंड जीत में, इस इतनी 200 से ऊपर जो पार गई है सीटें, इसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। जी राघवेंद्र सिंह जी, पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर रहा वहां पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, अब और लंबी छलांग लगाई। ये बात सही है कि छलांग उतनी लंबी नहीं हो सकी कि हम नदी को पार करें। हमारी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये मातम मनाने का समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खुशी का इजहार करने का समय है। हमें 3 गुना वोट मिला है और जो है 20-21 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। देखिए, ममता बनर्जी तो एक बात तो तय है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाली महिला ने वर्तमान में चुनाव जीती है, खुशी का इजहार करे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में अराजकता का दौर शुरू हो गया पुनः, उसमें वो लगाम लगाए। अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत ही मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। इस प्रकार की अराजकता चलने वाली नहीं है पश्चिम बंगाल में कि भारतीय जनता जैसे से उनकी सीटें बड़ी सरकार बनने के पास आई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। क्या संदेश देना चाहते हैं ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की अराजकता पूर्ण भाषण दिए? तो देखिए, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन गई है
वो जी। ईमानदारी से अपनी खुशी का इजहार करें और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तहत सरकार चलाएं। जी। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब वहां पर अराजकता किसी प्रकार की नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कड़ी विपक्ष के रूप में वहां पर खड़ी हुई है। सुई की नोक के बराबर भी अगर अराजकता हुई तो उसको उनको दंड का भागीदार बनना। सुमित घोष भी कुछ कह रहे हैं। जी सुमित। हाँ, मैं यही कि अगर ये कह रहे हैं कि अराजकता अराजकता, तो बंगाल की जनता मूर्ख नहीं है। बंगाल की जनता ने 200 से ज्यादा सीटों पे बहुमत दिया है, उनने अपना अरे मैंडेट दिया भाई, है। पूरे ठीक है, सोशल मीडिया में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आग आप लोगों ने लगा दी। आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? ममता बनर्जी ने क्या भाषण नहीं दिया था कि चुनाव के बाद हम जीत लेंगे, सबको देख लेंगे जो लोग टीएमसी को वोट नहीं दे रहे हैं। ये तो स्थापित करते हैं भाई। बड़े बड़े ममता बनर्जी जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की सम्मान करने वाली महिला नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुद चुनाव ना हार रही होती आप। नहीं था तो आपका फेस नहीं था, ये आपका प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था। और अमित शाह जी 64 रैली किया, 64 अगर आप दिखा दीजिए देश की एक गृह मंत्री। सीटें भी 21 गुना बढ़ी है भाई, सीट भी तो 21 गुना बढ़ी है। 64 रैली की क्या बात कर रहे हो आप? सरकार नहीं बनी, ये बात तो सही है, जग जाहिर है, लेकिन सीटें हमारी बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है क्या? हमने 200 से ज्यादा सीट पे पूर्ण बहुमत से भाजपा का सरकार बनने वाला है, नहीं कहा था? जीत को हजम करना सीखिए, अराजकता मत दिखाइए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में वहां आई है, अब ये अराजकता चलने वाली नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार से पूर्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कराते रहे, वो नहीं चलने वाला है। जी अपनी बात रखिए, देखिए अपनी अपनी बात रखिए, अपनी अपनी बात रखिए। जी राघवन जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जीत को हजम करने के लिए क्षमता चाहिए। तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है बनी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तारीफ की है और उनको बधाई दी है। इनको हजम करना चाहिए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, उसका क्या ये विरोध नहीं कर सकते हैं? ममता बनर्जी संदेश नहीं दे सकते हैं? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, टीएमसी की सरकार बनना चाहिए, टीएमसी की सरकार बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मुख्यमंत्री की भूमिका में है, वो अराजकता चलने नहीं देगी। जब 3 सीट थी तब हम लोग विरोध करते थे, आज तो लगभग 80 सीटें हमारे पास है। आप लोगों को नाम नहीं छपा देंगे, आप लोग ईमानदारी से सरकार तैयार चलाइए और जनता के हितों की रक्षा करिए, पॉजिटिव काम करिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, और अगर आप लोगों ने अराजकता दिखाने का काम किया तो पश्चिम बंगाल में हम मुख्यमंत्री की भूमिका में है, आप लोगों की हालत खराब करके रख देंगे। करते लीजिए जी एरोगेंस बहुत दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत एरोगेंसी दिखाया। पिछले 3-4 महीनों से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एरोगेंसी दिखाया। मैं आपको तो डेटा दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हमारा राजनीतिक विश्लेषक है, भाजपा कार्यालय में उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप ये बताइए, आप ये बताइए, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, उसकी निंदा करके जाइए। यहाँ भाजपा कार्यालय में जो आग लगाई गई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाई, उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं आप? जी 2019 में भाजपा को पश्चिम बंगाल से 18 सीटें मिले थे, और अगर असेंबली वाइज उसको आप कुल मिलाएंगे तो उनमें से 120 सीटों पे भाजपा आगे था। आज उन 120 सीट से 50 सीट भाजपा का कम हो गया है। तो ये आपका, आप नहीं कहेंगे ये आपका एरोगेंसी के लिए हुआ है? आपको मिला था नहीं, लेकिन आपकी पार्टी को 2019 में इलेक्शन की असेंबली वाइज सीट्स पे 120 सीट्स मिला था, लेकिन आज सुमित आपकी घोष पार्टी को 70 सीट्स मिला है। जी लेकिन सुमित ये भी तो समझिए कि जहां 3 पर भाजपा थी आज 80-85 पे पहुंच गई है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं देखिए, जो इनका राइज हुआ था वो राइज 2019 पे हुआ। मैं तो वही कहना चाहता हूँ, अगर डेटा देखिए, एनालिसिस कीजिए, 2019 में 18 सीट्स आया था और 294 असेंबली सीट्स में से भाजपा को 120 सीट्स में भाजपा आगे था। ठीक है, पिछले 2 साल में होम मिनिस्टर आया, पीएम आया, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया है, बहुत सारे, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर अमित मालवीय से लेकर तेजेंद्र सिंह बग्गा से लेकर, ये पूरे के पूरे जो फौज है, पूरे की पूरे फौज लगा गया था बंगाल को जीतने के लिए। तो 120 सीट्स में 2019 पे भाजपा आगे था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज भाजपा 70 के अंक पे आ गया है। जी रमेश ठाकुर जी, अब ये बताइए
कि जिस तरीके से वहाँ पर पूरे चुनावी प्रचार के दौरान देखने को मिला, लगातार एक के बाद एक मुद्दे भी उठे, मुद्दे के बाद अचानक से गायब होते गए और फिर एक पर्सनल अटैक, यानी कि एक तरफ तो बहुत सारे लोग थे लेकिन एक तरफ अकेले ममता दीदी दिख रही थी, व्हील चेयर से प्रचार प्रसार कर रही थी और वो भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। चोट लगने के बाद व्हील चेयर पर बैठ गई और इसके बाद लोगों में सिंपैथी भी जगा, जो दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो निजी हमले हैं उसका असर हुआ है, यानी बाहरी बनाम जो लोकल बातें होने लगी और निजी जो एक से एक हमले होने लगे बीजेपी की तरफ से, उसका भी फायदा हुआ टीएमसी को? नहीं, बिल्कुल। देखो, जिस तरीके से ममता बनर्जी पूरे चुनाव में अकेली पड़ गई और निजी हमले हुए, तो इसका देखो सहानुभूति के तौर पे टीएमसी को और ममता बनर्जी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि पहले चरण का जब चुनाव होता है तो उसकी स्थितियां कुछ और थी। जब दूसरा चरण, तीसरा चरण स्टार्ट होता है तो उस समय कोरोना के मामले बढ़ गए। पहले चरण से पहले अगर आप देख लो तो कोरोना की स्थिति क्या थी, और 8वें चरण के आते आते 38% कोरोना के केसेस वहां बढ़ गए। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री संतरी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उनके वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ, उनके वजह से हुआ। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे मुझे लग रहा बात की जानी चाहिए और बात हो भी रही है, आगे भी बात होती रहेगी। अब स्थानीय मुद्दों की आप जहां तक बात करते हो, कोई ऐसा स्थानीय मुद्दा नहीं है जिसको टीएमसी ने उठाया हो, जिसको भाजपा ने उठाया हो या जिसको दूसरे किसी दल ने उठाया हो। अब यहाँ पे क्या एक ने भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के ऊपर कोई निजी हमला कर दिया, फिर उस निजी हमले का काउंटर जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है। तो ये 40-45 दिन तक यही ड्रामा चलता रहा। स्थानीय मुद्दे तो कहीं ना कहीं हावी हुए ही नहीं, मतलब कोई भी मुद्दा ऐसा सामने आया ही नहीं। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे पहले उठा के चले थे भाजपा वाले, बहुत अच्छा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेके अगर एंड तक ये स्टैंड रहते, मुझे लग रहा फायदा होता। उस मुद्दे को भी हवाई हो गए, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है वहां चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चुनाव की रणनीति कैसी होगी, ये भाजपा नेताओं का नहीं था। दिल्ली में हम लोग देख रहे थे, दिल्ली भाजपा के कार्यालय में हम देख रहे थे, ये टीआर कंपनी लगी हुई थी, टीआर का एक बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ था। उन्होंने तय करा था कि इस हफ्ते किस नेता को जाना है और कौन सी जगह पे जाना है, क्या बोलना है। तो इस तरीके से भी चुनाव इस बार हुआ। मुझे लग रहा है इस बार चुनाव जिस तरीके से भाजपा वहां पे हारी है, 200 पार करके चल रहे थे, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी के ये प्रतिष्ठा का सवाल था। सारे दूसरे जितने बड़े बड़े राज्य थे, हिंदी पट्टी के राज्य थे, उनके विजय पताका हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल इनके लिए अंतिम लड़ाई थी। मुझे लग रहा है ये लड़ाई बीच में रह गई। इसके बाद में ये लड़ाई अगर बीच में रह गई, इससे समस्या होगी, क्योंकि उसके बाद में और भी राज्यों के चुनाव होने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सूबा कहा जा रहा है, वो उसके चुनाव होने। तो मुझे लग रहा है ये अब अपनी रणनीति बदलेंगे। अगर नहीं बदलेंगे तो मुझे लग रहा आगे भी इसी तरीके उनको परिणाम देखने को मिलेंगे। सुमित, अब बड़ा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, आपको जीत मिली है, बहुत बधाई, सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, या फिर मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि 10 साल से आपकी सरकार है वहां पर, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासकर उन गरीबों की जो आज भी सड़कों के किनारे बसने के लिए मजबूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आधे पेट भोजन करके सोते हैं, बीमारियों का अंबार है वहां पर। तो ये सब जो मुद्दे हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग जो तकलीफों में झेल रहे हैं बेरोजगारी के संकट से, या फिर आप कह सकते हैं पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं, उनके मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, ये जो समस्याएं हैं वो कब खत्म होंगे? देखिए, जो प्रॉब्लम आपने कहा, ये टोटली प्रोपागेंडा, ये प्रोपागेंडा क्रिएट किया गया था पिछले 3-4 महीनों से। जो फेक न्यूज मशीन अमित मालव, वी ऑल नो दैट, वो एक फेक न्यूज का फैक्ट्री चलाते हैं। वो एक फेक न्यूज का फैक्ट्री चलाकर पूरी देश में ये सब नेगेटिव प्रचार किया। लेकिन व्हाट इज द बेसिक रियलिटी ऑफ बंगाल, ये बंगाल की जनता को पता है, इसीलिए वो ममता बनर्जी को वोट किया है। वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बहुत, देखिए आप कह रहे हैं कि ये जो प्रचार है वो गलत है, लेकिन आपको हम बता दें कि नंदीग्राम में या फिर अलग अलग जगहों पर जो रिपोर्टिंग की जा रही थी इस बार, और वहां के लोगों की जो दशा और दिशा देख रहे थे, तो लग रहा था कि क्या ये हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, उनके पास कपड़े भी पहनने के लिए ठीक से नहीं है। नहीं, पश्चिम बंगाल हंगर स्ट्राइक में बहुत आगे है, बहुत आगे है जी। पश्चिम बंगाल के हर एक जनता को, हर एक लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है।
एक भी आदमी ऐसा नहीं कह सकते कि उनको राशन देखिए, नहीं फ्री मिलता में है। राशन देना हर एक ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्री सवाल में ये है राशन देना विकास कि उसको होता है क्या? आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? राघवन जी, आप सवाल मुझे पूछे है ना या बीजेपी का प्रवक्ता को वर्तमान पूछे है? में ये जो मैंने सवाल ममता पूछा है या बनर्जी बीजेपी है, के प्रवक्ता कहाँ है? अच्छा ठीक है, सुमित जी को बोलने दीजिए, मैं बोलिए जब भी सुमित घोष। मैं जब भी बोलना शुरू करता हूँ मैं तो उनके उनके बोलने के समय चुप रहता हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी बोलिए। मैं बोलना शुरू करता हूँ वो कहाँ से आके बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप प्रॉब्लम बोलिए। तो यही एरोगेंसी है, ये एरोगेंसी के लिए उनको हरा दिया बंगाल की जनता ने। ठीक है, बोलिए। देखिए बात यह है कि जो आप सवाल आपने पूछे बहुत सारे, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखेंगे, बंगाल के इंडस्ट्री 34 इयर्स लेफ्ट का जो सरकार चला था, पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था, कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करने आए थे। आज आप जीडीपी देख लीजिए पश्चिम बंगाल का, पूरी देश में जितने सारे जी, तो सुमित घोष। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो जो जीडीपी है, जो जीडीपी हर एक स्टेट का जो अलग अलग जीडीपी होता है, अगर वो जीडीपी देख लीजिए तो वो जीडीपी में भी पश्चिम बंगाल आगे है। ठीक है, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी पश्चिम बंगाल टॉप 3 पे है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ हो सकता है कि बड़े इंडस्ट्री, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आया, लेकिन आ रहा है। हम यहाँ पर न्यू टाउन पे एक सिलिकॉन वैली की तरह एक इन आईटी फार्म बना रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, सरकार की तरफ से। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पश्चिम बंगाल अभी पूरे देश में टॉप 3 पे है। इससे जो घर की महिला होता है, जो घर की नौजवान होता है, उनको रोजगार मिलता है। और आप आत्मनिर्भर की बात की, हाँ बहुत सारे महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुका है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के जरिए से उनको पैसा दिया जाता है। और हेल्थ के बारे में स्वास्थ्य साथी कार्ड की वजह से फ्री में कोविड ट्रीटमेंट हो रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, और फ्री में पूरा हॉस्पिटल थी। तो मैं यही मानता हूँ कि जो काम बंगाल की सरकार ने किया है, उनका आशीर्वाद उन ईवीएम में मिला है। जी राघवन जी, ये क्या ये सच है? क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी थी उसी आधार पर हमने उनसे सवाल पूछा था। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि टीएमसी के डीएनए में भी विकास का एजेंडा नहीं है ना। पिछले 10 वर्षों में कोई पश्चिम बंगाल का कोई विकास हुआ तो लोगों ने किस प्रकार से जो एक नैनो कार कंपनी का विरोध किया, बाद में वो कार कंपनी गुजरात में चली गई। देखिए, विषय वर्तमान में ये नहीं है। वर्तमान में विषय ये है, टीएमसी की सरकार बन रही है लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। टीएमसी सरकार बना रही है, ममता बनर्जी हार रही है। तो ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने का जो दावा है वो तो अपने आप खो दिया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें इग्नोर कर दिया है, टीएमसी को स्वीकार कर लिया है। अब ये देखना है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वास्तविक टीएमसी ममता बनर्जी की अलग नहीं है सर। अरे अलग क्यों नहीं है भाई, ममता बनर्जी हार रही है। अब ये आप ये अलग नहीं है, इसका मतलब आप ये मानते हो ममता बनर्जी की जेल में टीएमसी पड़ी है? आप ये मानते हो कि ममता बनर्जी की जेल में टीएमसी पड़ी है? लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई कीमत नहीं है क्या? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई कीमत नहीं है? क्या लोकतंत्र ने उनको घबराहट क्यों दिख रहा है आपको? हमें घबराहट नहीं दिख रहा है, हमें तो घबराहट दिख रहा है। देखिए, आपकी सरकार बन रही है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन आपका ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, देश और देश की जनता देखेगी इस बात को। देखिए, आप तो घबराए लगता है सर। अरे हमें नहीं घबराहट, आपको हो रही है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे जब ममता बनर्जी चुनाव ही हार रही है? आप ये बताइए, मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? इतना टेंशन में पड़ गए। ये कोई नया रूल बन गया जो चुनाव हार जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। चेंज करना चाहिए। वो दिल्ली में रॉन्ग प्रेडिक्ट करते हैं, झारखंड में रॉन्ग प्रेडिक्ट करते हैं, बिहार में रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है, बंगाल में रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है। उनका जो सेपोलॉजिस्ट है, मैं ये आपकी चैनल की तरफ से कहना चाहता हूँ, हमारा होम मिनिस्टर है कि सर प्लीज चेंज योर सेपोलॉजी। जो आपको डेटा दे रहा है ना हर स्टेट का, वो सही डेटा नहीं दे रहा है आपको। ये ऐसा नहीं लगता है कि आप इतना बड़े एक लीडर हो और आप इतने मतलब हर स्टेट में जो डेटा देते हो वो डेटा नहीं मिलता है। ये ठीक नहीं है। आफ्टर 2019 इलेक्शन जितने भी सारे स्टेट में इलेक्शन हुआ है और अमित शाह जी ने जितने भी इलेक्शन का उसमें सेपोलॉजी किया है, सीट प्रेडिक्ट किया है कि हमको इतना सीट मिलने वाला है,
से 50% सीट भी नहीं मिला है, ना जी, तो महाराष्ट्र में, रमेश ना ठाकुर जी। तो बंगाल में, ना तो झारखंड में, कोई स्टेट में। जी रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था अभी बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो चुनाव ममता बनर्जी हार गई, अब थोड़ी मुख्यमंत्री बनेगी। मैंने कहा ये नियम कोई उनके लिए थोड़ी लागू होता है। ऐसा कौन सा नेता है, या ये पहली बार थोड़ी हो रहा है कि जो हार जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो तो चाहे जो भी कर सकते हैं, नेताओं के लिए उनको सारे उनके हाथ में होती है ना बातें। जी, नेतृत्व तो उन्हीं का था और उन्हीं के नेतृत्व में जीता है। 294 सीट्स में हमारा एक ही कैंडिडेट था, उसका नाम ममता बनर्जी। और दीदी ने हर मीटिंग पे जाके एक ही बात कहा है कि मुझे देखकर वोट दो, कोई कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दो। मैं कैंडिडेट 294 सीट्स पे मैं ही कैंडिडेट हूँ, ये दीदी ने हर मीटिंग में कहा है। अगर ये नहीं सुने हैं तो दीदी का जो पिछले आपका चैनल में भी जरूर होगा, जो दीदी का रिकॉर्डिंग है, जो मीटिंग पब्लिक रैली वो कर रही थी, उसका रिकॉर्डिंग उसको चला के दिखा दीजिए। 294 सीट्स में दी कैंडिडेट। बिल्कुल। ये एक सवाल जो सुमित घोष ने आपने उठाया है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और ये हम भी राघवेंद्र सिंह जी से जवाब चाहते हैं इस पर कि वाकई में जब इलेक्शन होता था तो वहाँ से डाटा जो फ्लैश किया जाता था, गृह मंत्री जी की तरफ से कहा जाता था कि हम इतने सीटों पर यहाँ पर जीत रहे हैं। ये कैसे संभव, ये कैसे हो रहा था? और इतने मतलब जो उन्होंने बातें कही, जो डाटा उन्होंने दिया, उसके 50% भी वहाँ रिजल्ट नहीं आए। हमसे पूछ रहे हैं आप? जी राघवेंद्र सिंह जी। हाँ, देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल होता है चुनाव में जाता है तो ये बात स्वाभाविक है कि हम जो है अधिक से अधिक सीटों पे बात करते हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और हमारा जो है प्रचार करने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए, 15 लाख हमने कहा 200 से ऊपर हम सीटें लेंगे, पूरा 15 प्रयास लाख किया, जितना है। हमने लंबी छलांग लगाई, वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमें संतोष है, हमें जो है 21 गुना सीटें मिली और उनको वोटिंग परसेंटेज अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। इसमें गुरेज कहाँ है? कहाँ हम आपकी सरकार को मना कर रहे हैं? देखिए, आपको शुभकामनाएं, आप जनता ने स्वीकार किया, हमको उतना वोट नहीं दिया, हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, आप सरकार बनाइए, लेकिन ईमानदारी से जनता के तो गिरफ्तार करिए, जनता को लाभ पहुंचाइए। अगर आप कहीं इस प्रकार की घटनाएं करेंगे, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आग लगाई, अराजकता दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी शांत रहने वाली पश्चिम बंगाल में नहीं है, आप लोगों की नाक विजय कर देगी। बीजेपी एक बड़ा सवाल, एक आखिरी सवाल राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र सिंह जी, मोदी जी का जलवा है पूरे देश भर में, लोकसभा इलेक्शन में भी आप देखे हैं, 14 में, 19 में, सब में, और उन्हीं के नाम पर कई राज्यों में आप चुनाव भी जीते हैं। क्या बीजेपी में उनके बाद वो दमखम किसी भी नेता में नहीं है और यही वजह है कि अब आप चुनाव हारना शुरू कर दिए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और इतना बड़ा परिवार है। वहां पर जैसे अटल जी के समय कहा जाता था अटल जी के बाद कोई नेता नहीं है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, एक लंबी श्रृंखला है। हम लोग नेता नहीं, विचारधारा। देखिए, पश्चिम बंगाल में यही बात बार यही बातें कही जा रही थी कि मेरे पास 10-10 चेहरे हैं वहां। आज भी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये बात दावा कर रहे थे कि हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट की कमी नहीं है, जिनके नाम पर हम चुनाव जीत सकते हैं और जीते हैं, जीत रहे हैं। लेकिन आपने ये स्वीकारा है कि हमारे पास वहां कोई बड़ा चेहरा नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने स्वीकार किया है। देखिए, ममता बनर्जी लगातार 2 बार की वहां मुख्यमंत्री है और एक टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन टीएमसी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष है, एक राष्ट्रीय दल है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां उसकी कोई इकाई ना हो, मजबूत नहीं हो। टीएमसी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती है, लेकिन एक ये बात भी सही है, वहां पर जो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पास उतना मजबूत चेहरा नहीं था जितनी की ममता बनर्जी है। कारण इसका ये है कि वो 2 बार की मुख्यमंत्री है और टीएमसी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी अभी वहां सत्ता में कभी आई नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा चेहरा हमारे पास नहीं था। जी रमेश ठाकुर जी, क्या बीजेपी में चेहरे की क्राइसिस है? नहीं, देखो, चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन चेहरा सामने लाने कौन देना चाहेगा? देखो, ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है, जब तक मोदी और शाह की जोड़ी है, इनके रहते तीसरा आदमी कोई उभर नहीं सकता। अगर कोई उभरेगा तो उसके अंजाम क्या होंगे आप सबको पता है। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि वो टीएमसी तो क्षेत्रीय दल है। अरे भैया, अगर क्षेत्रीय दल होता तो आपको पूरी मशीनरी वहां नहीं लगानी पड़ती, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपके, पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री और संघ के कार्यकर्ता, आपके संगठन के पूरा का पूरा आपने झोंक दिया। अगर ये विचारधारा आपके अंदर पहली होती कि वो तो छोटा दल है, ममता बनर्जी हमारे सामने है क्या, अगर ये अब आप सोचते तो मुझे लग रहा है ये चीजें करनी नहीं पड़ती।
आज जितनी आपकी फजीयत हो चुकी है, जितना आपकी थू हर जगह हो रही है, मुझे लग रहा है किसी प्रदेश में आप लोगों की इतनी नहीं हुई। एक आप स्टेट में कभी जाते हो चुनाव लड़ने के, उसी तरीके से लो जिस तरीके से लिया जाता है। कोई अब आपने सब कुछ उसी पे झोंक दिया, उसके बाद में आप कोई ठन गोपाल की तरह बैठे हो, तो मुझे लग रहा है जनता में तो गलत संदेश जागे जाएगा। इसमें आपके कार्यकर्ताओं की तो छवि मनोबल खराब हुआ ही है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की भी छवि खराब हो रही है, इसमें अमित शाह की भी छवि खराब हो रही है। मुझे लग रहा है अब भाजपा को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनों को बदलनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही रहा तो देखो, आज 4 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहां पे भी ये लोग हारे हैं, और भी चुनाव हुए वो भी हारे। मुझे लग रहा है ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 इनके लिए बड़ा भारी पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश ठाकुर जी, सुमित घोष जी, राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये कि आज जो 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें पश्चिम बंगाल जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ से वापसी की है। तो असम में बीजेपी की वापसी हुई है, पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तमिलनाडु जहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, वहीं लेफ्ट की बात कर ली जाए तो केरल में एक बार फिर से बरकरार है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।